दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की 4th क्लास लेने जा रहे हैं और इसमें जो आज का टॉपिक है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? अग्रपाद व पश्चपाद यानी फोरलिम्ब व हाइंडलिम्ब की हड्डियों का अध्ययन करेंगे इसमें। तो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज का टॉपिक है उपांगीय कंकाल और जिसमें हम अध्ययन करेंगे अग्रपाद वह पश्चपाद की हड्डियों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर अग्रपाद के अंदर जो भी हड्डियां हैं, पश्चपाद में जो भी हड्डियां, उनका स्टडी करते हैं इसमें। तो इसको सबसे पहले हम एक डायग्राम की सहायता से थोड़ा जानते हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा अग्रपाद, हम इसमें लेते हैं। सबसे पहली हड्डी इसके अंदर कौन सी होती है? स्केपुला। स्केपुला के बाद हड्डी आती है इसके अंदर हुमरस और उसके बाद हड्डी आती है इसके अंदर रेडियस एंड अल्ना और उसके बाद बोन आती है इसके अंदर कार्पल और उसके बाद बोन आएगी इसमें मेटाकार्पल और उसके बाद इसको बोलते हैं हम उंगलास्थियां या फेलिंग्स या डिजिट। तो ये पार्ट होता है डिजिट का। और रूमिनेंट पशुओं के अंदर डिजिट कितनी होती है? 2 होती है। जैसे मान लो ये एक डिजिट और ये दूसरी डिजिट। प्रत्येक डिजिट के अंदर कितनी फेलिंग्स होती है? 3 होती है, जो आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो ये 2 डिजिट होती है, नीचे इसमें डिजिट आ जाती है। तो इसमें हम एक एक करके बोन को लेंगे और उससे पहले थोड़ा सा आपको जॉइंट्स के बारे में बता दें कि अगले पैर के अंदर ऊपर सबसे पहली हड्डी होती है स्केपुला और उसके बाद नीचे है इसमें हुमरस। इनके बीच का जो जोड़ होता है इसे हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। तो ये शोल्डर जॉइंट होता है। हुमरस और रेडियस अल्ना के बीच का जो जहां का जो जोड़ होता है इसे हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट। और उसके बाद रेडियस अल्ना के नीचे और कार्पल और ये मेटाकार्पल का ये संयुक्त रूप से जो जोड़ होता है इसे बोलते हैं हम नी जॉइंट। नी जॉइंट के बाद इसके अंदर जो मेटाकार्पल है और उसके नीचे जो डिजिट स्टार्ट हो जाती है, तो डिजिट की पहली फेलिंग्स के बीच में जो जोड़ बनता है इसे हम फेटलक बोलते हैं। तो ये वाला जो जोड़ होता है वो फेटलक कहलाता है। उसके बाद ये वाला जोड़ पेस्टन कहलाता है और ये वाला जोड़ कॉफिन कहलाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जोड़ शोल्डर जॉइंट, उसके बाद दूसरा जो जॉइंट आता है इसके अंदर एल्बो जॉइंट और ये जॉइंट होता है नी जॉइंट और ये फेटलक होता है, पेस्टन होता है और कॉफिन जॉइंट कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले बाकी जॉइंट्स का हम अलग से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अब इसमें हम बोन वाइज देखते हैं। तो सबसे पहली हड्डी हम इसमें लेते हैं स्केपुला। स्केपुला के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो स्केपुला जो हड्डी है उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। देखो, स्केपुला हड्डी के बारे में सबसे पहले डिटेल से देखते हैं। तो स्केपुला हड्डी होती कैसी है? स्केपुला कैसी हड्डी होती है? चपटी होती है, फ्लैट बोन होती है। तो ये बोन कैसी होती है? चपटी होती है। आकृति यदि देखा जाए तो कैसी होती है इसकी? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति होती है, यानी कि त्रिभुज कैसे होगा? इस तरीके से शेप में होती है। और ये किसके साथ सटी हुई होती है? रिब्स के साथ, यानी कि पसलियों के साथ ये क्या होती है? सटी हुई होती है। और किसका निर्माण करती है? ये कंधे का निर्माण करती है। कंधे का निर्माण कौन करेगी? स्केपुला करेगी। कंधे का निर्माण करती है ये, पसलियों के साथ सटी हुई होती है। आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। और वैसे कैसी बोन होती है? ये फ्लैट बोन अर्थात चपटी हड्डी होती है। तो ये है इसके अंदर स्केपुला के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। तो अब देखो, ये त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। अब त्रिभुजाकार आकृति है तो हमारे को पता है कि इसमें क्या होते हैं? 3 तो क्या होते हैं इसके अंदर? कोण होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कोण की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 होती है। ये इसमें क्या होंगे? किनारे होंगे। तो यदि किनारों की बात करें तो 3 इसके अंदर क्या होते हैं? किनारे होते हैं। और सतह की बात करें तो ये ऊपर वाली सतह और एक इसके नीचे वाली सतह। और यदि सतह की बात करते हैं तो सतह कितनी होती है? इसमें 2 होती है। ये देखो त्रिभुजाकार आकृति है। तो इसमें हमने देखा था कोण कितने हैं? 3 है। तो एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। तो हमेशा आगे वाला जो हिस्सा होता है इस कोण को हम क्या बोल देते हैं? क्रेनियल। तो ये कोण कौन सा हो गया? क्रेनियल हो गया। और उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? कॉडल।
तो ये कॉडल वाला कौन हो गया, और ये वाला जो दूर वाला होगा तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, डिस्टल। यानी कि 3 तो इसमें कौन होते हैं और 3 ही इसके अंदर किनारे होते हैं। अब 3 किनारे की बात करें तो आगे वाले हिस्सा को, किनारे को बोलेंगे हम एंटीरियर, पीछे वाले को क्या बोलेंगे हमने, पोस्टीरियर। आगे वाला क्या कहलाता है हिस्सा, एंटीरियर, और पीछे वाला क्या कहलाता है, पोस्टीरियर, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा इसके अंदर, डोर्सल। यानी कि इसके 3 तो किनारे हो गए और 3 ही इसके अंदर कौन होगी। अब इसमें देखा जाए सतह 2 होती है। सतह को जैसे समझते हैं कि मान लो ये कोई स्केपुला बोन है, स्केपुला बोन के अंदर ये बाहर वाली जो सतह होती है वो कौन सी होती है, लैटरल होती है, और अंदर वाली जो होगी वो कौन सी होती है, इसके अंदर मीडियल होती है। तो 2 सतह पाई जाती है इसके अंदर, एक तो होती है लैटरल और एक होती है इसके अंदर मीडियल। तो ये हमने अभी तक देखा इसके अंदर 3 कोण, 3 किनारे और 2 सतह होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्केपुला हड्डी है किसी एनिमल के शोल्डर वाला जो कंधे वाला हिस्सा है वहां पे ये फिट लगी हुई है। तो बाहर वाली सरफेस क्या होगी इसकी, लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस जो होती है, बाहर वाली जो सतह होती है, वहां से क्या निकलता है, एक स्पाइन निकलता है। स्पाइन क्या होता है, बेलनाकार नुकीला उभार होता है, उसको अपने क्या कह देते हैं, स्पाइन कहते हैं। तो एक स्पाइन यहां से निकलेगा, और स्पाइन जो निकलेगा, लेटरल जो सतह होता है, इसको 2 असमान भागों के अंदर बांट दिया। ये तो ये छोटा भाग हो गया और एक बड़ा भाग हो गया, 2 असमान भागों के अंदर इसको बांट देता है। तो ऊपर वाला जो छोटा भाग होता है उसे हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और इसी प्रकार से देखो ये छोटा भाग था, ये छोटे वाला भाग था, छोटे भाग को सुप्रास्पाइनस फोसा, और जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला पूरा एरिया है, तो बड़े भाग को बोलते हैं हम इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो बड़ा हिस्सा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो स्पाइन जो यहां से निकलता है स्केपुला की लेटरल जो सतह होती है वो 2 असमान भागों में बांट देता है। ऊपर का छोटा भाग क्या कहलाएगा, सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे का बड़ा भाग क्या कहलाता है, इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये आगे स्पाइन क्या होता है, आगे जाके फिर ये प्रोमिनेंट हो जाता है, और प्रोमिनेंट होकर क्या बनाता है, एक संरचना बनाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी हड्डी का उभार होता है उसे प्रोसेस बोला जाता है। तो ये स्पाइन आगे चल के क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, और क्या बनाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। तो इस प्रकार से एक्रोमियन प्रोसेस बनता है, और ऊपर वाले में क्या बन गया, छोटा भाग यदि स्पाइन उसको डिवाइड करता है तो सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे क्या आ गया, इंफ्रास्पाइनस फोसा। इसी प्रकार से ये तो सरफेस कौन सी थी, इसकी लेटरल थी, और इसके अंदर वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, मीडियल। अब मीडियल जो सतह होती है उस पे पाई जाती है खांच। मीडियल जो सतह होगी उस पर एक खांच पाई जाती है, और खांच को अपने बोल देते हैं सबस्केपुलर फोसा। सबस्केपुलर फोसा कहते हैं, जो कि ये किस पे पाई जाएगी, मीडियल सतह पे पाई जाएगी। तो ये हड्डी का बाहर से हमने प्रूफ देखा। अब देखो इस स्केपुला बोन के अंदर क्या होता है कि ये आगे नीचे जाके इस तरीके से एक वर्ताकार गुहा का निर्माण करती है। इस वर्ताकार गुहा का जो निर्माण होता है, इस गुहा को अपने बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी या गुहा के नाम से जानते हैं। तो इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या होता है, हुमरस हड्डी का सिर फिट होता है। तो इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर हुमरस हड्डी का क्या होगा, सिर फिट होगा। तो देखो ये हमने इसका पूरे प्रारूप के बारे में जाना है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर तो पाया जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, लेकिन यही चीज देखा जाए यदि घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े के अंदर क्या होता है, एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है वो क्या होगा, इसके अंदर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। घोड़े के अंदर एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंट होता है। इसी तरीके से स्केपुला के बारे में हम यदि डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में बात करते हैं तो डॉग के अंदर क्या होता है कि ये स्पाइन जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, अर्थात इसको 2 समान भागों के अंदर लेटरल सतह को बांटता है। बाकी हमने रूमिनेंट पशुओं के अंदर तो ये देखा था कि ऊपर एक छोटा भाग बनता है और नीचे बड़ा भाग बनता है,
लेकिन कुत्ते के केस के अंदर ये बिल्कुल समान भागों के अंदर स्केपुला को विभाजित करता है। तो स्केपुला को ये क्या करेगा, समान भागों के अंदर बांटने का काम करेगा। तो ये केस किसमें होता है, डॉग के अंदर। और एक यदि हम देखा जाए फाउल, फाउल के अंदर पाया जाता है फोरामेन ट्राइओसियम। फाउल के अंदर पाया जाता है फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। और फोरामेन जो ट्राइओसियम होता है वो 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनता है फाउल के अंदर। वो कौन कौन सी हड्डियां होती है इसके अंदर, एक तो होती है स्केपुला, स्केपुला हड्डी से बनेगा। एक आती है इसके अंदर फर्कुला बोन होती है, और एक होती है इसके अंदर कोरेकोइड। यानी कि फाउल के अंदर फोरामेन जो ट्राइओसियम का निर्माण होता है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनेगी। वो है इसमें स्केपुला, फर्कुला और कोरेकोइड बोन है, वो फोरामेन ट्राइओसियम बनाती है फाउल के अंदर। और डॉग के अंदर हमने देखा था कि स्केपुला को स्पाइन जो होता है वो 2 समान भागों में बांटता है, और घोड़े के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होता है। तो ये पूरा डिटेल था हमारा स्केपुला हड्डी के बारे में। देखो नेक्स्ट हड्डी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हुमरस। तो हुमरस हड्डी के बारे में हम देखते हैं, हुमरस हड्डी कैसी होती है। तो ये मान लेते हैं अपने एक हुमरस हड्डी है। तो सबसे पहले हुमरस हड्डी के बारे में जानेंगे। तो ये कैसी बोन होती है, लंबी हड्डी होती है, लॉन्ग बोन के अंदर आती है। तो लॉन्ग बोन के अंदर हुमरस हड्डी होती है। तो उससे पहले हम इसमें एक पॉइंट हमेशा ये हमारे को ध्यान में रखना है कि ये हड्डी का ऊपर वाला भाग किससे जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग इसमें किससे जुड़ा होता है। तो ये देखो हड्डी के अंदर ऊपर वाला भाग जो है हेड वाला भाग है, सिर वाला भाग है। और इस हड्डी का जो ऊपर से सिर वाला भाग होता है वो ऊपर से स्केपुला हड्डी की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या होता है, फिट होता है। और नीचे से यदि पूछा जाता है तो नीचे से ये किससे जुड़ी होती है, रेडियस और अल्ना से जुड़ी होती है। तो ये हमारे को पॉइंट ध्यान रखना है कि ये ऊपर से किससे जुड़ी है और नीचे से ये किससे जुड़ी ही होती है। अब इसके अंदर हम बोन के बारे में देखते हैं। तो बोन के अंदर देखा जाए तो 2 तो इसके अंदर सिरे होते हैं, और एक ये वाला भाग क्या कहलाती है, शाफ्ट कहलाती है, या दंड के नाम से जानते हैं। तो ये वाला भाग क्या क्या होता है, इसका शाफ्ट का होता है। तो इसको शाफ्ट भी कहते हैं या दंड कहते हैं। और इसके यदि सिरे की बात करें तो इस हड्डी के अंदर जो सिरे होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और हमेशा ऊपर वाला जो सिरा होता है उसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल। ऊपर वाला जो सिरा होता है इसको प्रॉक्सिमल के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो सिरा होता है इसको हम क्या जानते हैं, डिस्टल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल होता है और ये डिस्टल होता है। अब देखते हैं कि इस हड्डी के प्रॉक्सिमल जो सिरे पर क्या क्या संरचनाएं मिलती है। तो प्रॉक्सिमल सिरे पे हमेशा क्या मिलेगा अपने को, बड़ा गोलाकार भाग क्या कहलाता है किसी भी हड्डी का, वो हेड या सिर कहलाता है। उसके नीचे का संकरा भाग क्या कहलाता है, हमेशा नेक कहलाता है। और एक इसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी क्या मिलेंगी, ट्यूबरासिटी मिलती है इसके अंदर। तो एक इसमें क्या मिलेगा, ट्यूबरासिटी। यानी कि यदि पूछा जाता है कि हुमरस हड्डी के प्रॉक्सिमल एंड पे ऊपर वाला जो सिरा प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी कहलाती है, तो इस पे क्या क्या चीजें मिलती है, इसमें एक तो हेड मिलेगा, एक नेक मिलेगा, और एक क्या मिलेगी, ट्यूबरासिटी मिलती है। इसी प्रकार से हड्डी के डिस्टल सिरे पे चले जाते हैं, नीचे वाले सिरे पर। और डिस्टल सिरे पर क्या मिलते हैं, ये कोंडाइल। कोंडाइल क्या होता है, जुड़ने वाला गोलाकार भाग होता है, वो कोंडाइल कहलाता है। जो नीचे किससे जुड़ेगा, रेडियस अल्ना से जुड़ेगा। तो इसमें कोंडाइल यदि पूछा जाता है तो कितने कोंडाइल्स होते हैं, इसमें कोंडाइल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो रेडियस अल्ना के साथ जुड़ जाते हैं। अब इस कोंडाइल के अंदर देखा जाए तो आगे की ओर यहाँ पे एक फोसा मिलता है, आगे की ओर, इस हड्डी के आगे की ओर फोसा मिलेगा। उस फोसे को बोलते हैं हम कोरोकोइड फोसा। आगे की ओर कोरोकोइड फोसा होता है। और इस हड्डी के पीछे की ओर की यदि बात करते हैं तो वहां पे जो फोसा मिलता है उसे बोलते हैं हम ओलेक्रेनॉन फोसा। ओलेक्रेनॉन फोसा जो मिलेगा इस हड्डी के पीछे की ओर, और आगे की ओर कौन सा फोसा होता है, इसमें कोरेकोइड फोसा होता है। तो ये हमने अभी तक देखा। इसके अंदर ये हुमरस बोन है। हुमरस बोन के अंदर कैसी बोन आती है, लॉन्ग बोन होती है। ऊपर से ये स्केपुला
हड्डी का जो ग्लिनोइड कैविटी है उसमें ये हेड फिट होता है, नीचे से ये कुंडाइल के द्वारा किससे जुड़ती है, रेडियस अल्ना से जुड़ती है। इसमें एक शाफ्ट यानी एक दंड होता है और दो सिरे होते हैं। ऊपर वाले सिरे को बोलते हैं प्रॉक्सिमल और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल पर क्या होता है, इसके अंदर हेड भी मिलेगा, नेक मिलेगी और टुब्रासिटी मिलेगी। लेकिन जो डिस्टल एंड होता है उस पर क्या मिलता है, यहाँ पे दो कुंडाइल्स मिलते हैं जिसकी सहायता से ये रेडियस अल्ना से जुड़ जाती है। अब इस हड्डी के ऊपर वाले भाग की तरफ तो एक फोसा मिलेगा जिसे बोलते हैं हम कोरेकोइड फोसा, और जो नीचे वाले पार्ट के अंदर इस हड्डी के मिलेगा उस फोसा को बोलते हैं हम ओलेक्रोनन फोसा। अब ये हड्डी जो होती है, हुमरस वाली हड्डी कैसी होती है, कुंडलित होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हुमरस हड्डी कैसी होती है, कुंडलित होती है, या इसको कई बार बोल देते हैं स्पाइरल, स्पाइरल होती है, या कई बार बोल देते हैं ट्विस्टेड होती है, मुड़ी हुई होती है। यानी कि इसको, इस हड्डी को, हुमरस हड्डी को यदि देखते हैं जैसे अपने कपड़े को निचोड़ते हैं तो इस प्रकार से ट्विस्ट होता है इस हड्डी के अंदर, तो वो कौन सी हड्डी होती है, हुमरस वाली हड्डी होती है। कुंडलित होती है, स्पाइरल होती है, ट्विस्टेड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या बन जाती है, चार सतह बन जाती है। सतह की यदि संख्या पूछी जाए तो हुमरस हड्डी के अंदर कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इसमें एंटीरियर, एक होती है इसके अंदर पोस्टीरियर, एक होती है इसके अंदर लैटरल, और एक होती है इसके अंदर मीडियल। तो इसकी सहायता से क्या होता है कि ये चार सतह के अंदर विभाजित हो जाती है। और एक हुमरस हड्डी के अंदर क्या होती है, स्पाइरल होने की वजह से क्या पाई जाती है, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रुप। मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रुप पूछा जाता है किस हड्डी के अंदर मिलता है, क्योंकि हुमरस हड्डी कैसी होती है, स्पाइरल कुंडलित होती है, इसकी वजह से मांसपेशियां भी उसमें स्पाइरल तरीके से चलती है। या पूछा जाता है कि मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप जो होती है वो कौन सी हड्डी के अंदर मिलती है, हुमरस हड्डी के अंदर मिलती है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम ये एक इसमें पॉइंट बनता है कि एंटीरियो लैटरल जो सतह होती है, कोई भी हड्डी है उसकी आगे वाली सतह एंटीरियर, पीछे वाली क्या होती है, पोस्टीरियर। तो इसमें ये आगे वाली एंटीरियर हो जाएगी, ये पोस्टीरियर हो जाएगी, ये ऊपर वाली लैटरल हो जाएगी, और अंदर वाली क्या हो जाएगी, मीडियल हो जाएगी। तो एंटीरियो लैटरल जो सतह होती है इस हड्डी की, तो एंटीरियो लैटरल जो सतह होती है वहां पे क्या पाई जाती है, डेल्टोइड टुब्रासिटी। डेल्टोइड टुब्रासिटी पाई जाती है। तो यह भी पूछा जाता है कि डेल्टोइड टुब्रासिटी कौन सी हड्डी में पाई जाती है, हुमरस में पाई जाती है, और कौन सी सतह पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एंटीरियो लैटरल सतह पे पाई जाएगी डेल्टोइड टुब्रासिटी। एंटीरियो लैटरल सतह पर ही क्या पाया जाता है, मुर्गे के अंदर, फाउल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। न्यूमेटिक फोरामेन हमने देखा था, फाउल के अंदर जो हड्डी, हुमरस हड्डी है उसमें गुहा होगी, और गुहा के अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, और बाहर क्या पाए जाते हैं, न्यूमेटिक फोरामेन पाए जाते हैं। तो फाउल के अंदर न्यूमेटिक फोरामेन किसमें पाया जाता है, हुमरस हड्डी के अंदर। और इस हुमरस हड्डी के अंदर इसकी जो पोस्टीरियर सतह होती है, पोस्टीरियर का मतलब आगे वाली ये एंटीरियर है और ये वाली पोस्टीरियर है, इसकी पोस्टीरियर सतह पर क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन का मतलब इसमें जो बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, अर्थात ब्लड की सप्लाई देता है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन कौन सी सतह पे होता है, हुमरस हड्डी की पोस्टीरियर सतह पे पाया जाता है न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो ये था पूरा डिटेल हुमरस हड्डी के बारे में। देखो इसमें नेक्स्ट जो हड्डी है वो आती है रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट हड्डी है रेडियस और अल्ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हड्डी है इसके अंदर रेडियस, इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा डायग्राम से हम इसको समझते हैं। देखो इस तरीके की बोन होती है रेडियस अल्ना। तो ये इधर वाली जो बोन है वो है रेडियस, और इधर वाली बोन क्या है इसके अंदर, अल्ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो रेडियस वाली जो बोन है वो कैसी बोन होती है, लॉन्ग बोन, यानी कि कैसी हड्डी होती है, ये लंबी हड्डी होती है। और दूसरा पॉइंट हमारे को यह ध्यान रखना है कि रेडियस ऊपर से किससे जुड़ी होती है और नीचे से किससे जुड़ी हुई है। तो ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से रेडियस किससे जुड़ी होती है, हुमरस हड्डी से जुड़ी होती है, और नीचे से देखा जाए तो किससे जुड़ी होती है, कार्पल बोन से जुड़ी होती है। तो ऊपर से किससे जुड़ी हुई है, नीचे से किससे जुड़ी हुई है। उसके बाद देखा जाए तो रेडियस है,
रेडियस की जो पश्च सतह होती है, यानी कि ये वाली तो अग्र सतह होगी, पश्च सतह पर कौन सी हड्डी जुड़ी होती है? अल्ना जुड़ी होती है। तो इस रेडियस की जो पश्च सतह होती है वहां पे क्या जुड़ी होगी? अल्ना हड्डी है वो जुड़ी हुई होगी। तो एक पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि रेडियस जो हड्डी होती है वो अल्ना से क्या होती है? छोटी होती है, यानी कि रेडियस बोन जो होगी वो क्या होगी? अल्ना से छोटी होती है, यानी कि अल्ना हड्डी होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है रेडियस से। तो रेडियस बोन होती है अल्ना से छोटी होती है, रेडियस की पश्च सतह पे अल्ना जुड़ी होती है, और ऊपर से ये रेडियस किससे जुड़ी होती है? हुमरस हड्डी, और नीचे से ये किससे जुड़ी होती है? कार्पल बोन से। और ये हड्डी किस प्रकार की होती है? लॉन्ग बोन होती है। अब हम पढ़ते हैं अल्ना के बारे में। तो अल्ना हड्डी के बारे में जाने तो अल्ना हड्डी कैसी होती है? ये भी एक प्रकार की लॉन्ग बोन होती है, लंबी हड्डी होती है। और अल्ना हड्डी के अंदर हम देखें तो ये भी देखा जाए तो ऊपर से ये हुमरस हड्डी के और नीचे से ये कार्पल बोन से जुड़ी हुई है। और एक पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि अल्ना हड्डी की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? खुरदरी होती है। अल्ना हड्डी की जो सतह होती है, खुरदरी सतह इसमें होती है, और कैसी होती है? प्रिज्मेटिक होती है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है प्रिज्म की तरह इस पे डिजाइन होता है अल्ना के अंदर ऊपर। तो ये प्रिज्मेटिक होती है, खुरदरी होती है इसकी सतह। तो इसके अंदर भी अल्ना हड्डी के बारे में जाना जाए तो इसके अंदर एक शाफ्ट होगी और दो इसके अंदर सिरे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला सिरा होता है, प्रॉक्सिमल वाला जो सिरा होता है इस हड्डी का, अल्ना का, तो वहां पे दो चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी प्रॉक्सिमल पर। एक तो पाई जाती है इस तरीके से खांच होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी न्यूलर नोच या खांच। तो सेमी न्यूलर नोच पाई जाती है किस पे? अल्ना हड्डी की प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर। और एक यहां पे प्रोसेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ओलेक्रोनन प्रोसेस पाया जाएगा प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर, और सेमिन्यूलर नोच पाई जाएगी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर किसकी? अल्ना की। इसी प्रकार से देखा जाए इस हड्डी की, अल्ना की डिस्टल जो एक्सट्रीमिटी है, दूरस्थ इसका जो सिरा है, वहां पे एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। स्टीलॉइड प्रोसेस, तो इसे हम बोलते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। और ये स्टीलॉइड जो प्रोसेस होता है वो घोड़े के अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अर्थात एब्सेंट होता है। स्टीलॉइड प्रोसेस घोड़े के अंदर एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले हमने रेडियस अल्ना के बारे में जाना। तो रेडियस हड्डी कैसी होती है? लॉन्ग बोन होती है। ऊपर से किससे जुड़ी है? नीचे से किससे जुड़ी है? वो हम इसमें डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। रेडियस की जो पश्च सतह होती है वहां से अल्ना जुड़ी होती है। रेडियस बोन होती है, अल्ना से छोटी होती है। अल्ना के बारे में देखें, ये भी एक लॉन्ग बोन होती है। इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी और प्रिज्मेटिक होती है। और इसमें क्या होता है कि एक तो दंड और दो इसमें सिरे होंगे। तो ऊपर वाला जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी होती है वहां पे एक मिलेगी सेमिन्यूलर नोच और ओलेक्रोनन प्रोसेस। और इसका जो डिस्टल सिरा है, अर्थात दूरस्थ सिरा है, वहां पे पाया जाता है स्टीलॉइड प्रोसेस। और ये स्टीलॉइड प्रोसेस घोड़े के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये था रेडियस अल्ना के बारे में। देखो इसमें उपांगीय कंकाल के बारे में हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने स्केपुला को देख लिया, हुमरस को देख लिया, रेडियस अल्ना देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कार्पल बोन। तो नेक्स्ट है इसके अंदर कार्पल बोन। अब कार्पल बोन के बारे में जानते हैं। तो कार्पल बोन जो होती है वो कौन से जॉइंट्स में होती है? नी जॉइंट के अंदर। नी जॉइंट के अंदर पाई जाती है कार्पल बोन। अब जो कार्पल बोन होती है, इनकी यदि संख्या की बात करते हैं कार्पल बोन की, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये 6 जो संख्या है वो किसके अंदर है? रूमिनेंट पशुओं के अंदर है। रूमिनेंट पशु जैसे क्या होते हैं? गाय, भैंस, शीप और गोट। तो इनमें इसकी संख्या कितनी है? 6 होती है। तो ये कार्पल जो बोन होती है वो ऊपर से किसके साथ जुड़ी हुई है? रेडियस अल्ना के साथ। और नीचे से किससे जुड़ती है? ये मेटाकार्पल से जुड़ती है। यानी कि ये ऊपर से किससे जुड़ी है और नीचे से किससे जुड़ी है? अब देखो इनकी संख्या कितनी है? इसमें 6 है, और इसमें ये 2 पंक्तियों के अंदर होती है। इसकी पंक्तियां कितनी होती है? 2 होती है। तो उसको देखते हैं हम इस प्रकार से। जो ऊपर वाली पंक्ति होती है इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और नीचे वाली पंक्ति में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि यदि पूछा जाता है कि कार्पल बोन की जो पहली पंक्ति ऊपर वाली है उसमें इसकी संख्या कितनी है? 4 है, और नीचे कितनी है? ये 2 है। तो इनके नाम भी दिए गए हुए हैं। तो सबसे जो पहली कार्पल बोन होती है वो कहलाती है रेडियल।
ये तो होती है रेडियल कार्पल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड, और ये होती है अल्नार अल्नार कार्पल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं हम एसेसरी कार्पल बॉन्ड, एसेसरी कार्पल बॉन्ड। अब देखो नीचे वाली पंक्ति के अंदर क्या होता है, सेकंड प्लस थर्ड, ये क्या होती है, आपस में फ्यूज होती है, संयुक्त रूप से होती है, और एक इसके अंदर क्या होती है, फोर्थ होती है। तो ये देखो सबसे पहले हमने देखा कार्पल बॉन्ड कौन से जॉइंट में होती है, नी जॉइंट के अंदर होती है। ऊपर से किससे जुड़ी होती है, रेडियस अल्ना से। नीचे से किससे जुड़ती है, मेटाकार्पल से। इसकी संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 6 होती है। रूमिनेंट पशुओं के अंदर पंक्तियां कितनी होती है, 2 होती है। ऊपर वाली पंक्ति में कितनी होती है, 4 होती है, और नीचे वाली में कितनी होती है, 2 होती है। तो ऊपर वाली पंक्ति के अंदर पहली रेडियल कार्पल बॉन्ड कहलाती है, दूसरे वाली इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड कहलाती है, तीसरे वाली अल्नार कार्पल बॉन्ड कहलाती है, चौथे वाली एसेसरी कार्पल बॉन्ड कहलाती है, और नीचे वाली पंक्ति के अंदर पहले में आएगी तो सेकंड और थर्ड फ्यूज आपस में मिलेगी, और एक फोर्थ कार्पल बॉन्ड होती है। तो ये होती है कार्पल बॉन्ड। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि घोड़े की अंदर यदि बात करें तो घोड़े के अंदर कार्पल बॉन्ड की यदि संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है, 7 होती है। इसी प्रकार से यदि हम कुत्ते के अंदर देखते हैं तो कुत्ते के अंदर भी इसकी संख्या कितनी मिलेगी, 7। और इस प्रकार से सुअर के अंदर या पिग के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लास्ट में हम ये भी बनाएंगे, इसके अंदर टेबल बनाएंगे ताकि इनका कंपैरिजन हो जाए कि कार्पल और टार्सल बॉन्ड में कई बार डिफरेंस, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल के अंदर संख्या डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो वो कंफ्यूजन होता है। तो रूमिनेंट पशुओं में इसकी संख्या कितनी है, 6 है, घोड़े में 7 है, कुत्ते में भी 7 होती है, और पिग के अंदर कितनी होती है, 8 होती है। देखो नेक्स्ट स्टडी है इसके अंदर मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल को हम समझते हैं सबसे पहले। तो मेटाकार्पल के अंदर देखो, मेटाकार्पल जो होती है ऊपर से किससे जुड़ी हुई है, कार्पल बॉन्ड से, और नीचे किससे जुड़ती है, ये डिजिट के साथ जुड़ती है। तो ये मेटाकार्पल के अंदर हम देखें तो मेटाकार्पल इस तरीके की एक बॉन्ड होती है। अब मेटाकार्पल में अंदर क्या होती है कि जैसे 2 बॉन्ड होंगी इसके अंदर, 2 बॉन्ड के अंदर एक तो क्या होती है, बड़ी होती है, और एक क्या होती है, छोटी होती है। जैसे मान लो ये बड़ी बॉन्ड है और एक इसमें 1 से 1.5 इंच, 1 से लेके 1.5 इंच लंबी छोटी बॉन्ड इसके साथ मेटाकार्पल के रूप में जुड़ी हुई होगी। यानी मेटाकार्पल की यदि संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 2 होती है। किसमें, रूमिनेंट पशुओं के अंदर। एक बड़ी होगी और एक इसमें छोटी होती है, 1 से 1.5 इंच लंबी होती है, जो इस दूसरी मेटाकार्पल के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसकी संख्या इसके अंदर 2 होगी। और ये मेटाकार्पल हमने ये देख लिया कि ऊपर से किससे जुड़ती है, कार्पल बॉन्ड से, और नीचे किससे जुड़ती है, ये डिजिट से जुड़ती है। तो अब मेटाकार्पल के अंदर हम देखे जाए कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से यदि घोड़े के अंदर बात करें तो घोड़े के अंदर कितनी होती है, ये 3 होती है। रूमिनेंट पशुओं के अंदर ये 2 मिलेगी, घोड़े के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। यानी कि एक तो बड़ी होती है इसके अंदर, बड़ी 1 होती है, और छोटी जो होती है इसके अंदर वो कितनी होती है, 2 होती है। तो टोटल यदि घोड़े के अंदर मेटाकार्पल की संख्या पूछी जाए तो 3 होती है। इसी प्रकार से यदि पिग की बात करें तो पिग के अंदर कितनी होती है, ये 4 होती है। और यदि डॉग या कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ते के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो ये सिर्फ नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर मेटाकार्पल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। इस प्रकार से घोड़े के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, एक बड़ी और 2 छोटी होती है। तो घोड़े में 3 है, पिग के अंदर 4 है, और कुत्ते के अंदर कितनी होती है, ये 5 होती है। अब देखो एक इसमें यह है कि फाउल के अंदर क्या होती है, फाउल के अंदर यदि मेटाकार्पल की संख्या पूछी जाती है, मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 होती है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों मेटाकार्पल जो होती है वो किसके साथ जुड़ जाती है, ये तीनों की तीनों मेटाकार्पल इसमें कार्पल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी। और कार्पल बॉन्ड के साथ जुड़ने के बाद, कार्पल बॉन्ड से ये जुड़ेगी और जुड़ने के बाद क्या बनाती है, एक विशेष प्रकार की, इस तरीके से डी प्रकार की आकृति बनती है, और जिसे हम बोलते हैं कार्पोमेटाकार्पस। कार्पोमेटाकार्पस। तो फाउल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेटाकार्पल क्या होती है, इनकी संख्या 3 थी, और तीनों जो मेटाकार्पल क्या करती है, कार्पल बॉन्ड के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार की डी आकृति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोमेटाकार्पस। अर्थात फाउल के अंदर यदि कार्पल बॉन्ड की बात करें तो वो क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि ये इसी के साथ ही जुड़कर संयुक्त हो जाती है। तो क्या बना लेती है, कार्पोमेटाकार्पस बना लेती है।
अब देखो अगर पाठ के अंदर सबसे जो लास्ट पोर्शन बचा है डिजिट या उंगलास्थियों का, तो उसके बारे में देखते हैं। उंगलास्थियां, उंगलास्थियां या इसको हम बोलते हैं डिजिट। देखो इसको हम जानते हैं कि मान लो ऊपर वाली जो बोन है, ये कौन सी बोन होगी इसके अंदर, मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल जो बोन है इसके नीचे क्या होती है, इस तरीके से पाई जाती है इसमें डिजिट। तो अब इसमें देखो मेटाकार्पल के नीचे क्या होगी, डिजिट। यदि पूछा जाए कि डिजिट की संख्या कितनी होती है, तो ये एक डिजिट तो ये है और एक डिजिट इसमें ये है, ये एक और ये दो। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है कि डिजिट की संख्या एक पैर के अंदर कितनी होती है, तो ये कितनी होगी, दो होती है। डिजिट की संख्या कितनी होती है इसके अंदर, दो होती है। अब देखा जाए तो एक जो डिजिट है इसके अंदर फेलिंग्स की संख्या पूछा जाता है, तो ये एक डिजिट के अंदर फेलिंग्स 1, 2 और 3, यानी कि फेलिंग्स की संख्या पूछा जाता है। यदि फेलिंग्स की संख्या पूछी जाएगी तो एक डिजिट के अंदर फेलिंग्स की संख्या पूछा जाए तो कितनी होती है, 3 होती है। तो डिजिट की संख्या 2 होती है, प्रत्येक डिजिट के अंदर फेलिंग्स की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है, इसमें 3 होती है। तो अब इसमें एक बोन आती है सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन भी पाई जाती है डिजिट के बीच में, सीसामोइड बोन। अब सीसामोइड बोन जो होती है, यदि एक डिजिट की बात करते हैं तो एक डिजिट में सीसामोइड बोन की संख्या कितनी मिलेगी, 3। एक डिजिट में 3 सीसामोइड बोन पाई जाती है। और सीसामोइड जो बोन होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन और एक होती है इसके अंदर डिस्टल सीसामोइड बोन। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन की संख्या कितनी होती है, 4, और डिस्टल की कितनी होती है इसके अंदर, 2। अर्थात यदि पूरे लिम्ब की, पैर की बात करते हैं, हम डिजिट की बात करते हैं, तो यानी कि दोनों डिजिट के अंदर सीसामोइड बोन की यदि आपसे संख्या पूछी जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि एक डिजिट है इसमें कितनी आ जाएंगी, 3, और दूसरी डिजिट में कितनी आ जाएंगी, 3। टोटल कितनी संख्या होती है इसकी, 6 होती है। अब देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमल वाली जो सीसामोइड बोन होती है, ऊपर तो आ गई इसके अंदर मेटाकार्पल, और उसके बाद नीचे जो डिजिट की पहली फेलिंग्स, मेटाकार्पल और डिजिट की जो पहली फेलिंग्स होती है, इनके बीच में यहां पे सीसामोइड बोन हमारे को मिलती है। तो एक साइड में यहां पे 2 मिलेंगी और यहां पे भी 2 मिलेंगी। तो प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन की यदि आपसे पूछ लिया जाए, संख्या पूछ ली जाए, तो कितनी हो जाएंगी, 4। तो यही मैंने लिखा, आप इसमें प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन की संख्या यदि पूछी जाती है तो कितनी होती है, 4 होती है। और डिस्टल जो सीसामोइड बोन होती है वो होती है सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में यहां पे मिलेगी, एक एक होगी दोनों डिजिट के अंदर। तो डिस्टल सीसामोइड बोन की यदि आपसे संख्या पूछ ली जाती है तो वो कितनी होती है इसके अंदर, 2 होती है। और यदि हम टोटल सीसामोइड बोन की संख्या देखा जाए तो पूरे इस एरिया के अंदर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है। एक चीज और है कि इस जो डिजिट की पहली पहली फेलिंग्स होती है वो ऊपर किससे जुड़ जाती है, मेटाकार्पल से। और इस डिजिट की जो थर्ड फेलिंग्स होती है नीचे वाली, तो ये किसका निर्माण कर लेती है, इस तरीके से हूफ का निर्माण करती है। अर्थात प्रत्येक डिजिट की थर्ड फेलिंग्स जो होती है वो हूफ के अंदर स्थित होती है। और जो पहली फेलिंग्स होती है डिजिट की, वो किससे जुड़ जाती है, मेटाकार्पल से। तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन जैसे आता है तो हमारे को ध्यान में होना चाहिए, यदि हमारे से डिजिट की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है, 2 होती है। प्रत्येक डिजिट में फेलिंग्स कितनी होती है, 1, 2, 3 होती है। सीसामोइड बोन की संख्या पूछी जाती है एक डिजिट में तो कितनी होती है, 3। 3 कौन सी है, 2 तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल होगी और एक यहाँ पे डिस्टल होगी। और इसी प्रकार से यदि हमारे से पूछा जाता है कि टोटल प्रॉक्सिमल सीसामोइड बोन की संख्या कितनी होती है, तो एक साइड वाले में 2 इधर हैं और 2 ही इधर हैं, तो टोटल कितनी प्रॉक्सिमल कितनी होगी, 4। इसी प्रकार से डिस्टल में देखा जाए तो एक इस डिजिट में है और एक इस डिजिट के अंदर है, सेकंड और थर्ड के बीच में होती है ये, एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल कितनी होगी, 2।
तो टोटल यदि सीसामोइड बोन कितनी होगी, 6 होगी इसके अंदर, प्रॉक्सिमल 4 और डिस्टल 2 होती है। तो ये था इसके अंदर उंगलास्थियों के बारे में। और एक चीज और है इसके अंदर, रूमिनेंट जो पशु होते हैं, रूमिनेंट पशुओं के अंदर क्या होता है कि थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की जो डिजिट होती है वो पूर्णतः क्या होती है, विकसित होती है। तीसरी और चौथी डिजिट क्या होती है, पूर्णतः रूमिनेंट पशुओं के अंदर विकसित होती है। और दूसरे नंबर की सेकंड व पांचवें नंबर की जो फिफ्थ डिजिट होती है वो क्या होती है, अवशेष के रूप में होती है, अवशेष के रूप में होती है, रूडिमेंट्री होती है। और ये हम देखते भी हैं कि जो पशु का खुर वाला पार्ट है, पीछे इस तरीके से संरचना जो होती है वो निकली हुई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यू क्ला कहते हैं, जिसे हम ड्यू क्ला के नाम से जानते हैं, या हिंदी में पूछा जाता है तो इसे हम विजन खुरी के नाम से जानते हैं, विजन खुरी या ड्यू क्ला के नाम से, या सहायक खुर के नाम से भी जानते हैं इसे, सहायक खुर। तो ये रूमिनेंट पशुओं की बात है। तो रूमिनेंट पशुओं के अंदर तीसरी और चौथे नंबर की डिजिट ही विकसित होती है, दूसरी और पांचवी जो डिजिट होती है वो अवशेष के रूप में होती है। और ये खुर का या हूफ के पीछे की ओर इसका निर्माण करती है, विजन खुरी या ड्यू क्लाव का निर्माण करती है, जिसे हम सहायक खुर के नाम से भी जानते हैं। देखो एक पॉइंट और इसमें है कि जो डिस्टल सीसामोइड बोन होती है इसको हम नेविकुलर बोन भी कहते हैं, नेविकुलर बोन। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक पैर के अंदर नेविकुलर बोन की संख्या कितनी होगी, तो वो 2 होती है। हम जानते हैं कि डिस्टल सीसामोइड की बोन की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। यदि प्रत्येक पैर के प्रत्येक डिजिट के अंदर नेविकुलर बोन की संख्या पूछी जाती है तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये था हमारा डिटेल अग्रपाद की हड्डियों के बारे में। साथियों, यदि ये अग्रपाद की हड्डियों की स्टडी का वीडियोस आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।